नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ चैप्टर 8 कवर करने जा रहे हैं NISM सीरीज 5A के, जिसका नाम है टैक्सेशन। अक्सर जब भी हम किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं और उन्हें म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में समझाते हैं तो उनकी तरफ से एक ही कॉन्ट्रडिक्शन आता है। बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रखा है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट से मुझे जो भी रिटर्न मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। साथ ही साथ जो भी मैं प्रीमियम अमाउंट दे रहा हूँ वहां पे भी मुझे टैक्स रिबेट मिल जाता है। वहीं पे आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में तो बहुत ज्यादा टैक्स देना होता है। और अक्सर इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस को सुनकर सभी म्यूचुअल फंड एजेंट्स जो है वापस आ जाते हैं। रीजन कि वो ये समझा ही नहीं पाते कि म्यूचुअल फंड स्कीम में जो रिटर्न मिलता है उसमें अगर छोटा मोटा टैक्स देना पड़ भी जाए तो भी जो नेट इफेक्ट रहता है उसमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझेंगे ताकि कल आप अपने कस्टमर्स को ये सभी चीजें समझा पाए। इस चैप्टर में ना केवल हम कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, वहीं पे जो डिविडेंड इनकम मिलती है क्या उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है, क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमें लगता है, या TDS किस तरह से कैलकुलेट होता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। ये सभी कॉन्सेप्ट्स को आप आज समझने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपके साथ कवर करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्सेस इन रेस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स। जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है उनको दो तरह से एक प्रॉफिट मिलता है। एक रहता है इनकम के रूप में जो कि डिविडेंड के रूप में दे दिया जाता है। वहीं पे दूसरा रहता है कैपिटल अप्रिसिएशन की जो भी यूनिट्स उन्होंने खरीदे हैं उसके प्राइसेस कुछ टाइम बाद बढ़ जाएंगे, तो उस हिसाब से जब वो सेल ऑफ करेंगे तो उन्हें एक प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये जानना काफी नहीं है कि रिटर्न कितना मिलता है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में, उस रिटर्न में कितना टैक्स उन्हें देना पड़ेगा वो भी जानना बहुत जरूरी है। वहीं पे आप देखेंगे कि जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसकी अगर हम बात करें कि उसको जितना इनकम मिलता है तो उस पर उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि सेक्शन 1023D में इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से जितना भी अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। भले वो इनकम के रूप में मिले, डिविडेंड के रूप में मिले, या कैपिटल गेन्स या इंटरेस्ट के रूप में मिले, ये सभी चीजें जो है एक्सेम्प्टेड है। बट एक इन्वेस्टर जो कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है उसके लिए ये एग्जेम्पशन नहीं दिया है। कुछ टाइम पहले ऐसे रूल्स थे जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे 1 साल से ज्यादा, तो वो पूरी तरह से जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाती थी। बट आज के जो रेट्स हैं, आज के जो लॉस हैं, उस हिसाब से ऐसा एग्जेम्पशन इन्वेस्टर को नहीं दिया है। वहीं पे हम समझेंगे कि जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है वो या तो फिर डिविडेंड फंड्स में इन्वेस्ट करेगा या ग्रोथ फंड्स में करेगा। जब वो डिविडेंड्स में इन्वेस्ट करता है तो उनको इनकम मिलती रहती है डिविडेंड्स के रूप में। वहीं पे जो व्यक्ति ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है उनको डिविडेंड्स तो नहीं मिलता बट उन्हें प्रॉफिट मिलता है जब भी वो उस यूनिट्स को सेल ऑफ करें। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि पहले ही मैं एग्जांपल में जब भी बात कर रहा हूँ प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ, बट आपको ये भी समझना है कि जो कैपिटल गेन्स जैसे होते हैं वैसे कैपिटल लॉसेस भी हो सकते हैं। जब व्यक्ति उन यूनिट्स को सेल ऑफ करेगा, मान लेते हैं कि यूनिट्स के प्राइस गिर गए उस समय, तो उनको लॉसेस भी हो सकता है। मतलब जितना भी प्रीमियम अमाउंट उन्होंने दिया है उससे कम अमाउंट भी वापस मिल सकता है ऑन अ सेल, जिसे हम कैपिटल लॉसेस कहेंगे। वहीं पे डिविडेंड इनकम तो हमेशा पॉजिटिव साइड में रहेगी, बट जो कैपिटल गेन्स हैं या लॉसेस हैं वो डिपेंड करेगा कि यूनिट्स के प्राइस ऊपर गए या नीचे गए। इस वजह से जितने भी इसमें इनकम आती है या जितना भी उसमें कैपिटल गेन्स होता है वो आप अपने नॉर्मल जो इनकम आपको आ रही होगी, आप जो भी प्रोफेशन में है वहां से जो इनकम आ रही है उसके स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग होता है म्यूचुअल फंड स्कीम में आने वाले जो टैक्स के स्लैब रेट्स। ये डिपेंड करता है कि आपका इनकम कौन से टाइप का है। आपको बता दें डिविडेंड इनकम और कैपिटल इनकम जो है वो दोनों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। यही नहीं, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको ज्यादा टैक्स लगता है एज कंपैरिजन टू अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल गेन्स की बात करें तो।
टाइप ऑफ इनकम आपने देख लिया। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम के हिसाब से भी जो टैक्स रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर कोई ऐसे फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है जो कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जिसे कहते हैं, इसका मतलब जिसका 65% जो अमाउंट है पूरा का पूरा इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ के जो टैक्स रेट्स हैं वो अलग होंगे एज कंपेयर टू नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। ऐसे स्कीम्स जहाँ पे 65% से जितना अमाउंट जो है इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, वहां पे जो टैक्स रेट्स हैं वो अलग होंगे। दोस्तों, फंड्स ऑफ फंड्स करके भी एक चीज होती है जो कि ऐसे स्कीम्स होते हैं जो कि बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब वो डायरेक्टली किसी इक्विटी के स्टॉक्स या किसी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए बगैर वो अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डायरेक्टली यूनिट्स खरीदते हैं और उनको अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं। और अगर आपने किसी फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट किया है जिसका मेजॉरिटी पोर्शन इक्विटी में है, तो भी इस तरह के फंड्स को जब आप टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड स्कीम्स में आएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते। इसके अलावा टाइप ऑफ इन्वेस्टर पे भी फर्क पड़ता है टैक्स का, कि एक जो इन्वेस्टर है वो रेसिडेंशियल इंडियन है या नॉन रेसिडेंशियल इंडिया है कि कोई बाहर व्यक्ति है जो कि यूएस में रहता है, यूरोप में वो रहता है और वो चाहता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करे, तो उनके टैक्स के रेट्स अलग होंगे और आपके टैक्स के रेट्स अलग होंगे। वहीं पे ये भी फर्क पड़ता है कि अगर आपने जॉइंट होल्डिंग कर रखी है कि दो लोगों ने मिलकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, उस केस में हमेशा पहले व्यक्ति जो पहला होल्डर होता है उसके हिसाब से इसको टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कैपिटल गेन्स टैक्स को समझ लेते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई यूनिट होल्डर अपने यूनिट्स को बेचता है तो सेलिंग प्राइस जो है उन यूनिट्स का, वो जो उनके परचेज प्राइस से अलग हो सकता है। और जो डिफरेंस होता है वो परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस में, उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि उन्हें कैपिटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ परचेज प्राइस से तो उनको कैपिटल गेन हुआ। वहीं पे अगर सेलिंग प्राइस जो है लोअर हुआ परचेज प्राइस से तो उन्हें कैपिटल लॉस हुआ। तो अगर किसी को भी कैपिटल गेन्स होता है तो उसको किस तरह से टैक्स किया जाता है वो आज हम समझने वाले हैं। कैपिटल गेन्स के हिसाब से दो कैटेगरीज हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है वो इक्विटी बेस्ड फंड्स में मोर देन 1 ईयर को आप लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में, ऐसे फंड्स जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पे नॉन इक्विटी फंड्स के लिए लॉन्ग टर्म जो है 3 इयर्स एंड अबव को हम लॉन्ग टर्म डिफाइन करेंगे। इस हिसाब से अगर आप एक टैक्स स्लैब बनाएंगे तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है इक्विटी में 15% का लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है केवल 10% का लगता है। वहीं पे नॉन इक्विटी बेस्ड जो फंड्स होते हैं उसमें शॉर्ट टर्म में मार्जिनल सा टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म में 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स लगता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। इसको हम आगे इसी चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। अभी के लिए बस आप जो परसेंटेज है उसको समझ लें, इतना काफ़ी है। आपको बता दें ये जो रूल्स आए हैं इस तरह के, ये 2018 में आए हैं। यूनियन बजट जब निकला था 2018 था, तब उस समय तक कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता था। उसके बाद से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अब 10% तक का टैक्स लगाना इन्होंने चालू किया है। इससे पहले सभी इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड्स में और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था म्यूचुअल फंड से आई इनकम पर। वहीं पे आपको बता दें कि एग्जेम्पशन अभी भी है 1 लाख रुपए तक का। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है आपके 1 लाख रुपए से कम है एक साल में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है। वहीं पे ऐसा कोई इन्वेस्टर है जिसके 90,000 जो है प्रॉफिट निकले कैपिटल गेन्स के, मतलब उन्होंने यूनिट्स खरीदे और उन्होंने एक साल बाद उसे सेल ऑफ किया तो लॉन्ग टर्म हो गया, और 90,000 तो कंप्लीट जो अमाउंट उन्हें कैपिटल गेन हुआ वो टैक्स फ्री हो जाता है। वहीं पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको टोटल गेन जो है 1,10,000 रुपए का हुआ, तो पहले 1 लाख को पूरी तरह से एग्जाम कर दिया जाएगा और बाकी का जो 10,000 है उसको टैक्स कर दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा टाइप का है, इक्विटी बेस्ड है या नॉन इक्विटी बेस्ड है। आइए दोस्तों, हम इंडेक्सेशन बेनिफिट को समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा था नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में 20% टैक्स लग रहा था विथ इंडेक्सेशन।
सुनने में आपको लग रहा होगा कि इस तरह से तो नॉन इक्विटी बेस्ड फंड्स में हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए क्योंकि 20% जितना टैक्स लग रहा है। बट आपको इस तरह से कंक्लूजन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इंडेक्सेशन को भी इसके कैलकुलेशन में ले लेते हैं तो उतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता जितना कि आपको लग रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है इसको समझ लें। आप जानते हैं कि आज से 3 साल पहले की जो महंगाई थी और आज की जो महंगाई है इसमें बहुत फर्क आ गया है। और इसीलिए जो भी व्यक्ति ने, अगर मान लेते हैं 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे किसी डेप्ट बेस्ड फंड में जो कि इक्विटी ओरिएंटेड नहीं, नॉन इक्विटी ओरिएंटेड है, उसमें अगर उनको 3 साल बाद 1,25,000 रुपए का रिटर्न मिलता है तो टोटल हम देख सकते हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपए दिए और 1,25,000 रुपए मिले। कैपिटल गेन्स कितना हुआ? 25,000 का। तो रफली हम कह सकते हैं उनको ईयरली 7.72% का रिटर्न मिला। बट अगर हम एक्चुअल गेन्स के ऊपर टैक्स देने लग जाएं कि जो 25,000 रुपए का हमें जो टोटल गेन हुआ उस पर अगर हम लोग टैक्स देने लग जाएं तो वो फिर हम इंडेक्सेशन को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे होंगे। बट हमें कहा गया है कि हमें इंडेक्सेशन को कंसिडरेशन में लेना है। इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि जो महंगाई में बदलाव आया उसको भी हम कैलकुलेशन में लें। ये आज जैसे 3 साल पहले जितनी महंगाई थी उससे ज्यादा महंगाई है, तो हम अपने रिटर्न्स में भी उसको जो है कैलकुलेशन में लें कि आज के डेट में जो 1 लाख रुपए से हम उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे जितना कि हम आज से 3 साल पहले खरीद पाते। ठीक उसी तरह से आज का जो व्यक्ति है जो 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा होगा उसको भी 3 साल बाद 1,10,000 रुपए चाहिए होंगे वही सामान खरीदने के लिए जो कि उसे पहले 1 लाख रुपए में मिलता था। तो मोटे तौर पे उनको पूरा 25,000 रुपए का फायदा नहीं हुआ है, उन्हें केवल फायदा हुआ है ये 25,000 माइनस 10,000 रुपए, यानी कि लगभग लगभग 15,000 रुपए का। तो वो व्यक्ति अगर पूरे 25,000 रुपए पे टैक्स दे तो वो गलत होगा। ठीक इसीलिए जो है सीबीडीटी करके एक बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये हर साल इन्फ्लेशन का एक इंडेक्स निकालता है, एक फिगर निकालता है कि महंगाई दर किस तरह से चल रहा है। उसके हिसाब से जो है हम कोई भी एक्विजिशन का जो है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए कि हम महंगाई दर को उसमें कैलकुलेशन में लेते हैं ताकि ये डिसाइड कर पाए कि एक्चुअली हमें कितना गेन हुआ है और उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़े। कि इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 15,000 रुपए का हमें जो है एक्चुअली गेन हुआ है इंडेक्सेशन को कंसिडर करते हुए, तो केवल हमें उसका 20% देने की जरूरत है। पूरे 25,000 के ऊपर आपको 20% टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से इनका जो टैक्स लायबिलिटी है केवल 2,952 रुपीज निकल कर आता है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं क्या डिविडेंड इनकम पर आपको टैक्स देना होता है या नहीं। पहले के टाइम पे आपको डिविडेंड इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। उसका कारण सिंपल था कि पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्टेड था। बट इसको पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्टेड कहना भी गलत होगा। उसका कारण ये है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था तो उस समय जो नैव की वैल्यू थी उस यूनिट की वो कम हो जाती थी, और उसके साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको एट द सोर्स ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ जाता था, और इस टैक्स का प्रभाव भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पे पड़ता था। तो कुल तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ करता था उस समय जो डिविडेंड उन्होंने इन्वेस्टर को दिया और साथ ही साथ जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ा, उन दोनों का जो प्रभाव है सीधा सीधा नैव वैल्यू के ड्रॉप में नजर आता था। बट जब यूनियन बजट आया, फाइनेंस मिनिस्टर ने जब फरवरी 2020 में एक नया यूनियन बजट पास किया तब ये सब चीजें चेंज हो गई। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को बंद कर दिया गया। आज की डेट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जैसी कोई चीज नहीं लगती। इसका मतलब अब जो भी डिविडेंड अमाउंट आएगा वो डायरेक्टली जो है, जो भी व्यक्ति इन्वेस्टर है उसकी टैक्सेबल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा, जिसके चलते डिविडेंड को उसी रेट में टैक्स किया जाएगा जिस टैक्स स्लैब में एक इन्वेस्टर है। तो इससे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई।
पहले के टाइम पे जहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, आज की डेट में जो लोग हायर ट्रैक पैकेट में हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ जा रहा है, क्योंकि अब उनका टैक्स स्लैब ज़्यादा है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है उसको डिविडेंड पे कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता। वहीं पे ऐसा व्यक्ति जिसके वो हाई स्लैब में आ रहा है तो उसको नॉर्मल से ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो दोस्तों मोटे तौर पे अगर आप देखें कि नैव वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ता, कि पहले के रेजिम में जो है नैव वैल्यू घट जाती थी, डिविडेंड जो देना पड़ता था उसके हिसाब से और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो देना पड़ता था उसके हिसाब से। वहीं पे न्यू रेजिम के हिसाब से केवल जो डिविडेंड देना पड़ता है उसके हिसाब का जो नैव में ड्रॉप देखने को मिलता है। इसके अलावा जो टैक्स है वो तो इंडिविजुअल अपने पर्टिकुलर टैक्स स्लैब के हिसाब से देता है। दोस्तों यही कारण है कि ग्रोथ फंड्स को लोगों ने बहुत ही टैक्स एफिशिएंट माना है। इसका कारण सिंपल है कि ऐसे फंड्स जहां पे केवल कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगे, वो भी तब जब हम प्रॉफिट बुक करें, वो ज़्यादा बेटर है साल भर साल डिविडेंड के ऊपर टैक्स देने से। सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि आप साल भर साल एसआईपी चलाते हैं और कभी भी अपना कैपिटल गेन्स बुक ही नहीं करते, यानी कि कभी भी अपने यूनिट्स को सेल ऑफ ही नहीं करते। तो जो आपका एसेट है उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है कि साल भर साल जो है आपका जो भी इनकम है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप जब तक उसको बुक नहीं करेंगे, जब तक आप उसको सेल करके कैपिटल गेन्स नहीं लेंगे, तब तक जो है आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिफरमेंट ऑफ टैक्सेस, कि टैक्स जो आज हमें देना पड़ रहा है उसको हम डिफर कर रहे हैं आगे के लिए। और कब तक हम आगे के लिए डिफर कर सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम तक के लिए। आपसे आज से 15 साल 20 साल जब भी आप चाहें तब तक के लिए अपने टैक्स को डिफर कर सकते हैं, ताकि आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा मिले। आइए दोस्तों अब हम स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस को समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो आपको कितना स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगता है। 2020 में जुलाई के महीने में एक नया ऑर्डर पास किया गया, जिसमें अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीदते हैं, भले ही वो आप लमसम में खरीदें, एसआईपी के थ्रू खरीदें, एसटीपी के थ्रू, या स्विचिंग करें, या आप अपने डिविडेंड इनकम को ही वापस री इन्वेस्ट क्यों ना कर दें, सभी केसेस में आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देना होगा। वो 0.005% जितना अमाउंट आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। वहीं पे अगर आप एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में अपने यूनिट्स को ट्रांसफर करते हैं तो भी आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देने होंगे 0.015% का। आइए दोस्तों बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है सेटिंग ऑफ कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आप जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपकी सभी तरह की इनकम को एक जैसे नहीं कंसिडर किया जाता है। इस इनकम को अलग अलग हेड्स में डिवाइड किया गया है। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये अलग अलग हेड्स हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि अगर इनमें से किसी एक हेड में हमें लॉस हो जाए तो हम दूसरी जगह पे जो प्रॉफिट हुआ है उसकी तरह बैलेंस कर सकते हैं और हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। बट उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आज हम उन्हीं लिमिटेशंस को या प्रोविजंस को समझने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आपको कैपिटल लॉस होता है, भले वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसको आप अपने किसी भी अलग हेड ऑफ इनकम से काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते, उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लेते हैं आपको 50,000 रुपये का लॉस होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मेरा जो इनकम है उसमें से 50,000 को माइनस करके उस पर ही मेरे पे टैक्स लगे। सॉरी, ये अलाउड नहीं है। वहीं पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज सेट टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। बट वहीं पे जो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते।
आइए दोस्तों, अब हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को समझेंगे। जब भी कोई इन्वेस्टर अपने यूनिट्स को बेचना चाहे, भले वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे या फिर अपने एएमसी को ही ये यूनिट्स वापस करे, तो उनको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स उनको रिडेम्पशन पे लग सकता है, अगर वो अपने यूनिट्स को किसी दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब लग सकता है, या फिर वो अपने यूनिट्स को बेचना चाहते हैं तब लग सकता है। आपको बता दें कि ये टैक्स केवल इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में ही लगता है। डेब्ट सिक्योरिटीज या डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है। वहीं पे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में भी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं देना होता। ये 0.001% जितना अमाउंट ही रहता है। आइए दोस्तों, अब हम कवर करेंगे टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो कि ईएलएसएस कैटेगरी में आते हैं, या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें अगर आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उस अमाउंट को आप सेक्शन 80C के हिसाब से टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे ऐसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, लोन, जिसमें अगर आप जो भी प्रीमियम अमाउंट देते हैं उसको आप 1,50,000 रुपीज जितने अमाउंट तक अपने टैक्सेबल इनकम में से रिड्यूस कर सकते हैं। बट ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे नुएंसेस हैं जो कि आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले, ये केवल 1,50,000 रुपीज तक के लिमिट तक ही पॉसिबल है। अगर आपने ऑलरेडी ये 1,50,000 का जो लिमिट है उसे क्रॉस कर लिया है इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके, हाउसिंग लोन में इन्वेस्ट करके, तो अगर आप ईएलएसएस में जो भी आप प्रीमियम अमाउंट दे रहे हैं उसे आप अपने टैक्स बेनिफिट में नहीं जोड़ सकते। वहीं पे कई ऐसे लोग हैं जो कि एसआईपी के जरिए इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। इसका मतलब ये जो 3 साल का जो लिमिट है वो आपके पहले प्रीमियम से नहीं चालू होगा, बल्कि आपका जो आखिरी प्रीमियम जो आप दे रहे हैं, एसआईपी का जो आखिरी अमाउंट दे रहे हैं, वहां से 3 साल का लॉक इन पीरियड उस अमाउंट पे लागू होगा। कई ऐसे लोग हैं जो कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं ईएलएसएस के अंदर। तो आपको बता दें, अगर आपको जो डिविडेंड अमाउंट मिल रहा है उसको आप ईएलएसएस में री इन्वेस्ट करते हैं तो उस अमाउंट पर भी 3 साल का लॉक इन पीरियड लग सकता है, जिसके चलते कई सारे एएमसीज ने अब ये ऑप्शन बंद कर दिया है। अब वो केवल ग्रोथ ऑप्शन या डिविडेंड पे आउट ऑप्शन रखते हैं। चौथी बात कि अगर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है तो वो दोनों को नहीं मिलेगा। अगर किसी ने जॉइंट होल्डिंग में म्यूचुअल फंड स्कीम चलाया है तो केवल फर्स्ट होल्डर को ही ये बेनिफिट दिया जाएगा। साल 2020 में जब यूनियन बजट निकला था तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 पैरेलल टैक्स स्ट्रक्चर एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए रखा है। ओल्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से ही इस तरह के एग्जेम्पशंस हैं। वहीं पे जो नया स्ट्रक्चर है उसमें और ज्यादा स्लैब्स हैं, जहां पे इस तरह के कोई एग्जेम्पशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप अगर अपने ओल्ड स्कीम के हिसाब से आगे के टैक्स को पे कर रहे हैं तो आपके लिए सेक्शन 80C का फायदा मिलता है। वहीं पे जो नया स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इस तरह के कोई एग्जेम्पशंस मौजूद नहीं है। आप अगर ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वही नॉर्मल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम के सारे प्रोविजंस लागू होंगे, वो भी लॉक इन प्रोविजन के साथ। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे टीडीएस को या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपको बता दें, जो भारत के मूल निवासी हैं जिसे हम रेसिडेंट इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगता। वहीं पे जो नॉन रेसिडेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर टीडीएस लग सकता है। डिपेंड करता है कि उनका नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह का है, क्या वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या डेप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेचर ऑफ इनकम कैसा है उनका, डिविडेंड में इनकम ले रहे हैं या कैपिटल गेन्स के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइप ऑफ इन्वेस्टर कैसा है, कि क्या ये एक इंस्टीट्यूशन है या फिर ये एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप डिविडेंड्स ले रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, भले ही आप रेसिडेंशियल इंडियन हो, तो आपको टीडीएस देना होगा। 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है इन केस अगर आपका डिविडेंड इनकम 5,000 रुपए से अधिक हो तो।
वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है, जिसके चलते अगर कोई भी नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टर वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको अगर प्रोवाइड कर दे म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेते वक्त, तो ये कंसेशनल रेट्स का फायदा ले सकते हैं DTAA के अनुसार, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अनुसार। आइए दोस्तों, अब आते हैं आपकी फेवरेट पार्ट पे, जहाँ पे हम इस चैप्टर से आए गए कॉमन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन इनकम अर्न बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। जो इनकम म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मिलती है उसमें कितना टैक्स लगता है। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ए, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ इनकम सिंस द डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अट्रैक्ट डिफरेंट टैक्स रेट्स। B, income earned by mutual fund is exempt from taxes. C, 10% plus surcharge and cess. D, it is the function of the marginal rate of tax applicable to the respective investor in the mutual fund scheme. अक्सर जो है कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं, वो ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जितना इनकम आता है डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके हिसाब से अलग अलग टैक्स रेट लगते हैं। ये एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में करेक्ट है। अगर ये किसी ने इंडिविजुअल ने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो उस पर टैक्स लगता है। वहीं पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम पर कोई टैक्स नहीं लगता। जो कंपनी है उन पर कोई इनकम पर टैक्स नहीं लगता। जो भी टैक्स लगता है वो इन्वेस्टर पे लगता है। उनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स से उनको क्यों रिटर्न आ रहे हैं उन पर इंडिविजुअल्स पर टैक्स लगेगा, ना कि म्यूचुअल फंड स्कीम को। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है इस केस में। इनकम अर्नड बाय म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। Next question, redemption from which of the following fund schemes would attract security transaction tax for an investor। किसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग सकता है। आप जानते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है इक्विटी बेस्ड फंड्स में लगता है, जो डेप्ट फंड्स में नहीं लगता। तो इस वजह से इसका जो आप तीन ऑप्शंस देखेंगे नीचे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड, लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड, ये सभी जो है डेप्ट के ऑप्शंस हैं जहाँ रिस्क एलिमेंट बहुत ही कम रहता है। वहीं पे ऑप्शन ए जो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, वहाँ पे इक्विटी बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, इस वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स द रेट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इज। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में कितना टैक्स लगता है LTCG पे या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे। ऑप्शंस दिए हैं। ए, 10% विद इंडेक्सेशन। बी, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। सी, 20% विद इंडेक्सेशन। डी, 20% विदाउट इंडेक्सेशन। इसका करेक्ट आंसर है सी, 20% विद इंडेक्सेशन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट TDS या फिर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज अप्लीकेबल फॉर। आपको बताया था TDS किन लोगों पे लगता है। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ए, माइनर थ्रू गार्डियन। बी, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। सी, ऑल इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड मोर देन 5 lakhs। डी, TDS इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसका करेक्ट आंसर है NRI लोगों पे लगता है TDS। करेक्ट आंसर बी, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। The Income Tax Act allows setting off short-term capital loss against long-term capital gains, whether it is true or false। जैसे आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी। वहीं पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को क्या आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल कर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मेरी तरफ से ऑल दी